अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ में मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। आज हम बैठे हैं जनाब डेरा गाज़ी ख़ान में। बहुत ही पुरसकून और ख़ूबसूरत शहर है साउथ पंजाब का। और जो हमारा आज का मौजू है वो पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है, ख़ास तौर पर उन ख़वातीन के लिए जो हमल जैसे स्टेज से गुज़र रही हैं। होता ये है कि जिस वक्त हमल कंप्लीट होता है, 9 मंथ्स कंप्लीट होते हैं, तो बच्चे की विलादत के 2 तरीक़ेकार होते हैं। या तो नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर किसी वजह से सिज़ेरियन सेक्शन या बज़रिया ऑपरेशन बच्चे की विलादत की जाती है। तो जो हमारा सिज़ेरियन सेक्शन है उसके ऊपर पब्लिक के अंदर बहुत ही ज़्यादा गलतफ़हमियाँ, तवहमात और मिथ्स पाई जाती हैं। और अक्सर औक़ात देखा गया है कि लोग एक चीज़ को गलत तरीके से परसीव कर रहे होते हैं। तो उन गलतफ़हमियों को भी दूर करने की बहुत ज़रूरत है। और आज के प्रोग्राम में हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी ज़च्चा की या बच्चा की ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं जब सिज़ेरियन सेक्शन करना नागुज़ीर हो जाता है। और जिन एक्सपर्ट को हमने यहाँ आज स्टूडियो में दावत दी है वो जनाब डॉक्टर तो एक हैं ही हैं, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन हैं, डीजी खान के मारूफ डॉक्टर हैं। उसके साथ साथ डॉक्टर साहिबा शायरा भी हैं, सियासतदान भी हैं और समाजी शख्सियत भी हैं। डीजी खान की काफ़ी मारूफ इनकी शख्सियत है, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, लेकिन मैं फिर भी करवा देता हूँ। डॉक्टर शाहिना नजीब खोसा साहिबा, जो माहिर अमराज़ निस्वां ज़च्चा व बच्चा जिसे हम कहते हैं, वो हैं जियो केयर हस्पताल डीजी खान में। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू द शो। जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अभी तो हम सबसे पहले एक सादा सी चीज़ से शुरू करते हैं कि अगर पाकिस्तान की बात करें तो 100 अगर प्रेगनेंसीज़ होती हैं उसमें से कितने % ऐसी ख़वातीन हैं जिनमें बच्चे की विलादत नॉर्मल डिलीवरी से होती है और कितने % पे हमें सिज़ेरियन सेक्शन करने की ज़रूरत होती है? ऐसे कोई अदाद-ओ-शुमार हैं हमारे पास? अच्छा, कोई इतने ऑथेंटिक तो नहीं है एक्चुअली, डिफरेंट चलिए हॉस्पिटल्स आप यहाँ में का है। लोकल एक्सपीरियंस हाँ, अपना शेयर कर लीजिए। थोड़ा जो एक रफ फिगर है वो है 23 to 25%, और जो वर्ल्ड वाइड है वो 21% इसके अराउंड है। लेकिन आप देखें इंडिया जो है हमसे बेहतर है, वो 18 to 19% है उनका फिगर, कि वो थोड़ा यानी कि कम है तनासुब हाँ, वहाँ पर वहाँ पे सिज़ेरियन तनासुब कम सेक्शन है। का, नॉर्मल हाँ, डिलीवरी से ज़्यादा बच्चों की पैदाइश हो नॉर्मल रही है। डिलीवरी से। लेकिन मेरे मेरे अपने जियो केयर हॉस्पिटल में तो मैक्सिमम मेरी कोशिश होती है नॉर्मल डिलीवरी की। तो मेरा अपना अंदाजा है 15 to 18% तक मेरा मेरा जो फिगर है। और इंटरनेशनल हाँ, जो फिगर्स हैं उसके साथ टैली कर रहे उसके हैं साथ टैली कर रहा है। कि वहाँ पर भी। पाकिस्तान में बिट हाई पाकिस्तान में ना, लेकिन आप देखिए मैक्सिको वगैरह, ब्राजील, ये लेकिन इधर तो 45% तक है। अच्छा, इतना कि ज़्यादा जिधर, है वहाँ? हाँ, जिधर वो लोग बच्चे के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। तो एक्चुअली ये इंडिकेट ये भी कर रहा है कि कौन सी कम्युनिटी बच्चे की हेल्थ के लिए कितनी कॉन्शियस है। लेकिन इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे की हेल्थ लाजमी नहीं है कि सी सेक्शन से ही रिलेटेड हो, कि एग्जैक्टली। जो नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा हो रहा है तो वो उसकी कोई हेल्थ को इश्यूज हो जाएंगे। बल्कि एक आध पॉइंट ऐसा है जिसमें जो नॉर्मल डिलीवरी वाला बेबी है उसको एक एज हासिल है कि वो उसकी हेल्थ ज्यादा अच्छी रहती है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स उसकी हेल्थ पर ज्यादा अच्छे होते हैं जो नॉर्मल डिलीवरी से होता है। अच्छा, डिलीवर इसीलिए बच्चे, आपकी कोशिश ये होती है कि अपने मेरी हॉस्पिटल कोशिश ये में होती है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नॉर्मल डिलीवरी से ही विलादत हो बच्चे की। ऐसे ही। अच्छा डॉक्टर साहब, जो सी सेक्शन है वो कितनी इकसाम का होता है? एक ही तरह का ऑपरेशन होता है या इसकी भी कोई टाइप्स होती हैं? नहीं, ये थोड़ा डिफरेंट है इसमें। पहले तो बहुत ज्यादा किया जाता था, क्लासिकल उसको बोलते थे, कि वो सेंटर में एक इंसिजन होता था और यूट्रस को भी सेंटर में इंसिजन, यूं एक यूट्रस है ना पियर शेप्ड, नाशपाती की तरह या अमरूद की तरह उसकी शेप आप इमेजिन करें, तो उसको सेंटर में यूं कट लगा दिया जाता था। अच्छा, सीधा सीधा वर्टिकल? सीधा। तो इसको ओके। बोलते थे ये क्लासिकल है ना। तो या फिर टी बना दी, छोटा सा इंसिजन नीचे दे दिया और ऊपर एक दे दिया, तो इन्वर्टेड टी बना दी। लेकिन ज्यादातर जो है वो आजकल किया जाता है जो एक मॉडर्न तरीका है, तो उसमें लोअर सेगमेंट सी सेक्शन है और वो बहुत अच्छा है, उसके रिजल्ट भी बड़े अच्छे हैं, बाद में नॉर्मल डिलीवरी का चांस भी होता है, तो उसकी पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस भी कम है। तो ये जो टाइप है ये अब सबसे ज्यादा भी यही इस्तेमाल होती है। और इसमें जो कट लगता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, हाँ, इस तरीके से होता है? इंसिजन उसको बोलते इस तरह से? हैं। इस तरह वाला कट नहीं है, ये वाला वो नहीं है? नीचे आपकी जो नीचे बेली लाइन होती है उसके ऊपर लगता है, तो वो बड़ा कॉस्मेटिकली भी बड़ा अच्छा उसका स्कार भी बनता है और इंटरनली भी उसका तकरीबन ऐसा। अच्छा डॉक्टर साहब, नॉर्मल डिलीवरी वर्सेस सिजेरियन सेक्शन, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू। थैंक यू। लेकिन पूरे पाकिस्तान में मेरा आना जाना होता है, लोगों के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं, तो कई जगहों के ऊपर ये रेट बहुत ज़्यादा होता है।
मतलब कई जगहों पर तो मुझे इत्तेफाक हुआ कि 30-40% भी सिजेरियन सेक्शन का रेट हो रहा होता है। अब हम बात करते हैं उन वजूहात की जो जिनकी बुनियाद के ऊपर हमें ये फ़ैसला करना पड़ता है कि जनाब ये जो डिलीवरी है ये नॉर्मल तरीके से नहीं हो सकती, इसके लिए हमें ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। वो कौन सी वजूहात होती हैं? इसको भी हम आगे दो में हम तकसीम कर सकते हैं कि कुछ वजूहात होंगी जो माँ की सेहत और सलामती के लिए ज़रूरी हैं, और कुछ बच्चे से रिलेटेड होंगी। नौज़ायदा बच्चा जो है, जो परवरिश पा रहा है, उसमें भी सेफ्टी के कुछ वो आ जाते होंगे, उसकी लाइफ को बचाने के लिए कई दफ़ा ज़रूरी हो जाता होगा। तो वो कौन सी वजूहात हैं सच्चा बच्चा में जिसकी बुनियाद पर आप फैसला करती हैं कि जनाब नहीं, ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं करनी, अब सी सेक्शन की ज़रूरत है? ऐसे ही है सर। अच्छा, इसमें ना कुछ तो एब्सोल्यूट रीजंस हैं कि आप आपका नॉर्मल हो ही नहीं सकता जी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि फेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन, कि बच्चे के हेड का साइज बड़ा है और माँ का जो पेल्विस है, जहां से पैसेज से बच्चे ने गुजर कर आना है, वो शॉर्ट है, तो उसके अंदर से वो नहीं उसके अंदर से गुजर सकता। ये आमतौर पे शॉर्ट स्टेचर की खवातीन होती हैं? नहीं, ये सिर्फ शॉर्ट स्टेचर नहीं होती, ओके। ये बहुत टॉल लेडीज भी होती हैं, एंड्रॉयड पेल्विस उनके होते हैं, तो लेकिन उनका जो पैसेज है ना वो नैरो होता है। ओके। अब बाद दफा शॉर्ट स्टेचर की खवातीन का पेल्विस बिल्कुल नॉर्मल होता है, नॉर्मल होता है। ओके। तो ये एक्चुअली डॉक्टर डिसाइड करता है। इसका मतलब हाइट से कितना ताल्लुक नहीं है? 37 वीक्स के बाद तो ये डिसीजन जो है वो आप गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन है वो लेता है कि इसका पेल्विस ठीक है या नहीं है। तो ये एक्चुअली यहाँ पे सारी बातें काउंसलिंग पे चल रही होती हैं। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है आगे आपका क्वेश्चन आएगा एंटीनेटल केयर के हवाले से भी ना। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि ये चीजें ना एंटीनेटल में ही तय होंगी कि आप हाई रिस्क को साइड पे हम अच्छा चलें, एक तो एनाटॉमिकल या साख्त कह लें, जिस्मानी साख्त इस तरह की है कि वो मौजू नहीं होती नॉर्मल डिलीवरी के लिए, इसे हम इस तरह सादा अल्फाज में। और दूसरा ये है कि यूट्रस ने पेन्स ही नहीं स्टार्ट किए, पेन स्टार्ट होंगे तो यूट्रस का मुंह खुलेगा। तो और सर्वाइकल डिस्टोशिया तीसरी रीजन है कि सर्विक्स ही नहीं खुल रहा, पेन्स लग रही है लेकिन वो उसकी ओपनिंग नहीं हो रही है। और इसके साथ ही कुछ ऑब्स्टेटिकल रीजन, वो जो हम उर्दू में कहते हैं, बड़ी खालिस उर्दू में, आप तो शायर हैं, दर्द ज़ै, हाँ, मतलब दर्द ज़ै नहीं आता खवातीन में, कुछ में आता ही नहीं है, कुछ में और कुछ में आने के बावजूद जी, हाँ, तो उसके बावजूद उनका उस सूरत में भी हमें नहीं खुल रहा होता, सी सेक्शन की तरफ जाना होता है। फिर तो मजबूरी है ना जी, मजबूरी। अब यूट्रस ने तो अपना काम ही नहीं किया, तो जब उससे अपना काम नहीं किया तो फिर आपको सिजेरियन की तरफ जाना। अब देखिए, बड़ी अहम बात है कि इस चीज का एंटिसिपेशन या पेशिंग गोई आप एंटीनेटल विजिट के दौरान तो नहीं कर सकते। ये तो उसी टाइम के ऊपर जब टर्म आएगी, हाँ, उसी वक्त ही ये चीजें सामने आएंगी। बेबी की पोजीशन है, अगर ब्रीच है या ट्रांसफर्स है। अच्छा, मदर की सारी रीजंस खत्म हो गई मैडम? हाँ, मैटरनल तो नहीं, फिर मैटरनल मेडिकल रीजंस है जी। अच्छा, वो भी जरा पहले हम मदर वाला सेगमेंट खत्म कर लेते हैं। जैसे मदर को हाइपरटेंशन है, या उसको डायबिटीज है, या उसको रीनल प्रॉब्लम्स है, उसका कोई लिवर का मसला है, कि हम उसको वो स्ट्रेस नहीं देते, हार्ट पेशेंट है वो, उसको नॉर्मल डिलीवरी का स्ट्रेस नहीं दिया जाता। अच्छा, ये जो है ना एब्सोल्यूट रीजंस नहीं है, इसमें कुछ भी हम नॉर्मल डिलीवरी प्लान कर लेते हैं और कुछ के अंदर हम नहीं कर सकते, तो यानी कि चांस लिया जा सकता है इसमें। हाँ, ये एब्सोल्यूट रीजंस नहीं है। तो लेकिन सिजेरियन सेक्शन इसकी वजह से बढ़ जाता है उसका रेट, अगर ये प्रॉब्लम मदर के स्टार्ट हो गए, मदर की ओबेसिटी है, या उसकी डीवीटी की हिस्ट्री है, या उसको कोई और ब्लड डिस्क्रेजियाज है, इनकी बहुत सारी ऐसी मैटरनल मेडिकल रीजंस होती हैं जो कि हमने एंटीनेटल में एक्सक्लूड कर लेनी होती हैं या इंक्लूड हो जाती हैं वो, तो फिर हमने उनको हाई रिस्क पे रखना होता है उन लोगों को। तो ये एंड में बड़ा अच्छा रहता है जब आपको एक पूरा प्लान आपका बना होता है। आपको शुरू से तो पता हो कि जब मरीज आता है तो उस टाइम आपके पास एक पूरा मैप, पूरा प्लान बना होता है उसके लिए। तो इसीलिए एंटीनेटल केयर की मैं बार बार बोलूंगी शुरू से एंड तक, आखिर में जो टेक होम मैसेज भी मैं दूंगी वो यही होगा कि सब लोग जो है ना अपने घरों में ये मैसेज अपने पल्लू से बांध कर रखेंगे कि हमने एंटीनेटल चेकअप करवाना है। तो देखिए कितनी सारी रीजन है जो हमें पहले से पता लग जाती है। अच्छा, इसके बाद कुछ रीजन है जो यूट्राइन है, जैसे कुछ यूट्राइन एब्नॉर्मेलिटी है, यूट्रस यूनिकॉर्नुएट है, बाकॉर्नुएट है, नॉर्मल जो पीएस शेप यूट्रस है उसकी शेप ही चेंज हो गई है, तो इस वजह से वो पेन्स नहीं लगा रहा, या सर्वाइकल डिस्टोशिया हो गया, या बेबी की पोजीशन ठीक नहीं है। और साथ में प्लेसेंटा प्रीविया बहुत बड़ी एक रीजन है सिजेरियन सेक्शन की, कि जो बच्चे की अमल होती है वो बच्चेदानी के मुंह के आगे आ गई है, वो बच्चे को रास्ता ही नहीं दे रही, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो एक बहुत बड़ी रीजन है सिजेरियन सेक्शन की। तो ये मैटरनल रीजंस हो गई। तो जो बेबी की रीजंस है उनमें मेनली उसकी पोजीशंस हैं और उसके साथ उसका वेट है। अगर बेबी का वेट बहुत कम है फिर भी हम उसको नॉर्मल डिलीवरी का स्ट्रेस नहीं दे सकते। अच्छा, कम अगर वेट है तो तब क्यों नहीं हम नॉर्मल डिलीवरी? वो इसलिए कि नॉर्मल डिलीवरी अगर प्रोलॉन्ग हो गई है तो ड्यूरिंग एवरी बच्चा सर्वाइवल का मसला पड़ जाएगा। ड्यूरिंग एवरी कॉन्ट्रैक्शन ना जो यूट्रस कॉन्टैक्ट करता है तो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी होती है, प्लेसेंटा को ब्लड पूरा नहीं पहुंचता। तो अगर एक नॉर्मल साइज का बच्चा है या नॉर्मल बच्चा है तो वो टॉलरेट करता है, वो तो बर्दाश्त कर जाएगा इनसफिशिएंसी को। लेकिन अगर बहुत लो वेट का बच्चा है
या प्री मेच्योर है तो वो यूजुअली नहीं कर रहा होता। और उसकी इंट्रायूटेराइन डेथ भी हो सकती है। इंट्रायूटेराइन डेथ भी हो सकती है। Okay. लेकिन फिर इनको ये भी हमारे कोई एब्सोल्यूट रीजंस नहीं है। अगर हमने नॉर्मल का ट्रायल दिया हुआ है तो हमें कंट्रोल ट्रायल, बहुत अच्छा सा कंट्रोल ट्रायल के जिसमें फीटल हार्ट पे बड़ा चेक रखा हुआ है, तो हम नॉर्मल सिजेरियन भी, यानी कि उसकी मॉनिटरिंग भी हम साथ साथ कर रहे और हैं। साथ में सिजेरियन भी तैयार। अच्छा, इनमें से ना बहुत सारी रीजन ऐसी आएंगी जिसमें हम नॉर्मल का ट्रायल दे सकते हैं, लेकिन साथ में बहुत अच्छी मॉनिटरिंग भी चाहिए। तो यहाँ पे आपके यूनिट का बड़ा काम आ जाता है कि कौन से यूनिट में डिलीवरी हो रही है, आपका गायनोकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन कितना ज्यादा विजिलेंट है, हाँ और कितनी अच्छी उसने टीम रखी हुई है, और वो पेशेंट की काउंसलिंग कैसी हुई हुई है, पेशेंट कितना कोऑपरेट कर रहा है, उसके घर वाले कितना कोऑपरेट कर रहे हैं। तो ये आप देखिए कि बहुत सारी चीजें हैं जो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ लेकर जाती हैं, और इनमें से बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी को रोक भी देती हैं। तो ये सारी चीजें कंसीडर करनी चाहिए। और मैं जो हमारे डॉक्टर साहबान भी देख रहे हैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे नए यूजुअली डॉक्टर साहबान जो नए नए डॉक्टर बने हैं, कि आप लोग बच्चा अब ये सोचा करें कि ये इस पेशेंट की जगह मेरी बहन होती, मेरी अपनी कोई रिश्तेदार होती, तो मैं उसके लिए क्या फील करती या किस तरह से उसको मॉनिटर करती। तो ये फिर मॉनिटरिंग बड़ी आसान, बिल्कुल हमदर्दी का जो दामन है वो हर वक्त डॉक्टर के साथ होना चाहिए। और अच्छी मॉनिटरिंग अगर आप कर रहे हो तो नॉर्मल का ट्रायल जरूर देना चाहिए। मेरा अपना जाती पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये आप देखें पूरी दुनिया में भी ये प्रिवेल हो रहा है। अब वो कह रहे हैं कि अगर आप अच्छी मॉनिटरिंग करें और आप नॉर्मल का ट्रायल दें, अगर कोई एब्सोल्यूट इंडिकेशन नहीं है तो। और अच्छा, बेबी की फिर एक और रीजन है जिसमें गुड साइज बेबी आ गया, छोटा बहुत ही हेल्दी है, बहुत हेल्दी बेबी है, बेबी के कॉर्ड अराउंड द नेक हो गई है, और ड्यूरिंग लेबर जो है वो उसका अच्छा वो ट्विस्ट भी हो जाती है कई दफा प्लेसेंटा उसके गर्दन के इर्द गिर्द। अच्छा, उसमें भी फिर ये है कि आप मॉनिटरिंग अच्छी कर रहे हैं तो कई दफा नॉर्मल डिलीवरीज भी हो जाती है और बेबी को कुछ भी नहीं होता। तो अगर आपको पता भी लग गया ना कॉर्ड अराउंड द नेक है, तो लोग समझते हैं कि लाजमी ही सिजेरियन होना है, तो वो लाजमी सिजेरियन वहां पे नहीं है। वहां पे उसमें भी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है, लेकिन विद ज्यादा क्लोज मॉनिटरिंग, ज्यादा स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के साथ। तो ये चंद एक चीजें जिनका ख्याल रखा जाए तो नॉर्मल डिलीवरी बहुत आराम से हो सकती है। और मैं आपको बताऊं, जो बच्चियां सुन रही हैं हमारी, प्रेग्नेंट बच्चियां हैं, वो आपने ना अपना माइंड सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी का बनाना है, क्योंकि अल्लाह ने एक तरीका तो यही रखा है ना, तो इसका ना दिमाग से भी ताल्लुक है। आपका यूट्रस कैसे बिहेव करेगा, आप यानी आपकी लेबर किस तरफ जाएगी, वो आपके ब्रेन में ही कुछ प्रोग्राम पहले से सेट हो जाता है। वही जी, मास्टर कंट्रोलर तो हमारा दिमाग है। अगर खवातीन ने, बच्चियों ने ये सोच रही नहीं मुझे सिजेरियन करवाना है, तो उसको कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है एंड में, और वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ नहीं जाती। लेकिन जिसने बहुत पक्का माइंड बनाया हुआ है उसके ना कोई रास्ते खुल जाते हैं। देखिए ह्यूमन माइंड बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज है, आप जो सोचते हैं वो हो जाता है। और मैं बताऊं कि अगर खवातीन हमारी इस तरह से सोचना शुरू हो जाए और फिर डॉक्टर पे ट्रस्ट करें, आप अपने उस ऑब्स्टेट्रिशियन के पास जाओ जिस पे आपको ट्रस्ट है, ताकि आप रिलैक्स रहो उस टाइम में। अगर खातून ने टेंशन ले ली तो वो भी एक कॉज बन सकती है कि लेबर वहीं स्टॉक हो जाए। तो अगर आपको अपने ऑब्स्टेट्रिशियन पे भरोसा है, और अल्लाह पे भरोसा करें, फिर आपकी मजबूरी है आपको ऑब्स्टेट्रिशियन पे भरोसा करना है, तो आप उस पे छोड़ दें, उसको बोलें डॉक्टर साहब हमने नॉर्मल की ट्रायल किया, हमने आपसे कहा अगर हमारे बच्चे का कोई मसला हुआ तो आप हमारा सिजेरियन कर लीजिएगा, हमें कोई मसला नहीं है। तो उससे ना डॉक्टर बड़ा रिलैक्स हो जाता है। एग्जैक्टली। तो मैं एक डॉक्टर के तौर पर अब आपको बता रही हूँ कि हम लोग कहाँ रिलैक्स होते हैं। अच्छा देखिए ना, हम तो एक जंग लड़ रहे होते हैं ना, एग्जैक्टली, पूरा जिसमें मंजरनामा लम्हा पे लम्हा चेंज हो रहा है, और विद इन मिनट्स चेंज होती है सिचुएशन, और हम उस मरीज के लिए उसकी वेलबींग के लिए लड़ रहे हैं। हम अपनी जंग तो लड़ ही नहीं रहे, हम उनकी जंग लड़ रहे हैं। तो अगर वो अपने डॉक्टर को रिलैक्स नहीं रखेंगे, उसको बार बार को टेंशन देंगे, उनके रिलेटिव्स या वो खुद कि जी देखें जी इतनी देर हो गई है, क्यों नहीं हो रहा, किस लिए, तो देर तो डॉक्टर खुद भी देख रहा है ना। तो इसीलिए देर सवेर हो जाती है, इस काम में देर भी लग जाती है। आप देखें कि अब बाहर के मुल्कों में तो 3-3 दिन का भी ट्रायल दिया जाता है। exactly. तो हम लोग तो यहाँ पे 24 घंटों में ही कहते हैं नहीं जी बस हो गई। हमारे यहाँ ना लोगों में टॉलरेंस थोड़ी निस्बतन कम है, तो वो हमें टॉलरेंस रखनी चाहिए। अगर आपका डॉक्टर आपको कह रहा है कि एवरीथिंग इज ओके, तो वी कैन सी एंड वी कैन वेट, तो हमें करना चाहिए। एग्जैक्टली, आप सब्र से काम ले, हो जाएगा, मतलब कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। और अगर फिर भी नहीं होता तो इट्स ओके, सिजेरियन तो फिर वो ऑप्शन तो है ही है। बट अब मैं आपको बताऊं, सिजेरियन इज अ ब्लेसिंग। जब माँ और बच्चे की जान का खतरा हो तो सिजेरियन ने क्या कहना है। डॉक्टर साहबा आपकी बात सेकंड करूंगा। नाज़रीन, जो हमारा एनेस्थीसिया है, बाकी तमाम इजादात की तरह भी वो इजाद भी यूरोप से ही आई। तो सन 1800 कुछ में पहला एनेस्थीसिया जो है वो दिया गया। उससे पहले की जो सर्जरीज़ हैं आप तसव्वुर नहीं कर सकते किस तरह होती थी, कि वो जिंदा बकायमी होशो हवास मरीज़ के ऊपर सर्जरी हुआ करती थी। अब तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग आ गई है कि एनेस्थीसिया इतना मॉडर्न हो गया हुआ है कि पेशेंट को कोई पेन नहीं हो रही होती और हम बड़े बासानी सिजेरियन सेक्शन कर सकते हैं। मजे की बात है, पेशेंट जाग रही होती है, वो अपने बेबी के क्राई सुनती है, और बड़ा अच्छा हमारा रीजनल एनेस्थीसिया है।
तो उधर भी लोगों को बड़ा काउंसिल करना पड़ता है। लोग कहते हैं हमें जीए दें, तो जीए जो वो बेबी को भी चला जाता है। एग्जैक्टली उसके ज्यादा और साइड मरीज भी इफेक्ट बेहोश है। होगा। हाँ, और एपिड्यूरल में ये है कि मरीज जाग भी रहा है। एपिड्यूरल भी, स्पाइनल भी, मतलब अब तो इतना वो सेफ आ गए हैं। उनकी उनकी नीडल्स है, बड़ी पतली सी नीडल्स है। पहले तो थोड़ी बड़े गेज की नीडल्स होती थी तो पेन होता था, बैक एक होता था। अब तो वो भी नहीं रहा। तो मतलब अब बहुत सेफ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मॉडर्न साइंस ने उसको सेफ कर दिया, लेकिन फिर भी इट्स अ मेजर सर्जरी। ठीक है, इसको हम फर्स्ट चॉइस के तौर पे तो नहीं लेते, लेना भी नहीं चाहिए। लेकिन सेकंड चॉइस पर इट्स ओके। इसके लिए बिल्कुल किसी को बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमारा बच्चे का सिजेरियन क्यों हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह डीजी खान शहर के अंदर तो अब लोगों में बहुत अवेयरनेस आ गई है ख़वातीन के अंदर कि जैसे ही उनको पता चलता है कि हमल ठहर गया है तो वो बाकायदगी से विज़िट करती हैं। लेकिन हमारी पेरिफेरीज़ में अगर आप जाएं नवाही इलाकों में तो वहाँ पर अभी भी जो सिस्टम चल रहा है ना, जो मेरे नॉलेज में आया आप जैसे एक्सपर्ट से गुफ्तगू करने के बाद, कि प्रेगनेंसी के बाद एक लोकल उस कस्बे में, उस गांव में एक दाई होती है जो इतनी ज़्यादा ट्रेंड भी नहीं होती, और वो लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि प्रेगनेंसी हो गई है, नॉर्मल डिलीवरी तक ये दाई की कस्टडी में है, उसकी केयर में है। हाँ, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुई जैसे प्रोलॉन्ग डिलीवरी हो गई या कोई और मसले मसाइल हो गए, तब हमने इनको बड़े हस्पताल या डॉक्टर के पास भेजना है। सादा अल्फाज में एंटीनेटल पीरियड वो जो 9 माह का होता है, उस दौरान खातून का एक भी विज़िट डॉक्टर के पास नहीं हुआ होता। इस ट्रेंड को एक तो आप एंडोर्स करें कि वाकई हमारे यहाँ पे साउथ पंजाब के अंदर भी नवाही इलाकों में यही ट्रेंड अभी भी प्रिवेल कर रहा है, और अगर है तो ऐसा क्यों है और ये कितना ख़तरनाक हो सकता है? ये डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा है, शायद आपके अंदाजे से भी ज़्यादा, क्योंकि हम तो देख रहे हैं ना यहाँ पे किस तरह से। एक तो कॉन्सेप्ट ये है कि चूंकि हम वो बड़ी बूढ़ियाँ जो घर में है ना, हमारे तो बच्चे ऐसे ही आ गए थे, तो अब इनके लिए हम क्यों कहें कि ये फिर मैं उनको पता क्या समझाती हूँ, साथ साथ आई होती है ना, उसको मैं कहती हूँ देखो आपके ज़माने में तो शायद लोग ना ऊँटों पे हज करने जाते होंगे या बहरी जहाज़ों पे जाते होंगे, अब हवाई जहाज़ पे क्यों जा रहे हैं? पे क्यों बैठती हैं? ठीक है, अगर आप बैठती हैं तो इसका मतलब है कि वक्त तब्दील हो रहा है और वक्त के तकाजे भी तब्दील हो रहे हैं। और अगर पहले जमाने में औरतें एंटीनेटल नहीं करवाती तो कितने बच्चे मर भी जाते थे। लोग औरतें कहती थी मैंने 18 बच्चे पैदा किए हैं तो 9 मेरे पास है, 9 मेरे मर गए। तो ये हमने आम ताम सुना हुआ था। लेकिन अब जाहिर है एंटीनेटल केयर है, स्पेसिंग है इन बिटवीन बच्चों के, और अपने 3 या 4 बच्चे पैदा किए और माशाल्लाह सारे उसके पास हेल्दी हैं, उसके पास हैं। तो अब ये कॉन्सेप्ट है, ये नहीं है कि औरत प्यारी हर साल बच्चा पैदा करे, उनसे आधे मर भी जाएंगे तो कोई बात नहीं। तो उस तरह की टॉलरेंस हम हमारे मुआशरे में नहीं होनी चाहिए। तो शहरों में भी मतलब 100% खवातीन नहीं करवाती हैं एंटीनेटल। एंटीनेटल चेकअप 100% होना चाहिए। ये मैं नहीं कहती चलो मंथली आप करवाएं, अगर आप 2-2, 3-3 महीने बाद भी करवा लें। और उसमें यह है कि एक आपका अच्छे से अल्ट्रासाउंड, आपकी जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट है, एलएमपी बहुत इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि एंड में जब डॉक्टर ने डिसीजन करना है कि उसने आपका कब सिजेरियन करना है या कब डिलीवरी करनी है, या पोस्ट डेट तो नहीं हो गई या आपका बच्चा प्री मेच्योर तो नहीं है, मतलब बहुत सारी चीजों के लिए आपको उनका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड चाहिए, जो कि आमतौर पर मरीजों के पास नहीं होता। वो भूल गई होती है, उनको चाहिए लिख लें। जैसे जो ही बच्ची का पीरियड मिस हुआ है ना, तो खुद पढ़ी लिखी नहीं है तो किसी पढ़े लिखे, अपना शौहर पढ़ा लिखा वो लिख ले, तो वो अपनी डेट लिख लिया करें, पहली बात। दूसरा ये कि जब आप अपने एंटीनेटल चेकअप्स करवाते हैं तो वो अपनी रिपोर्टें भी संभाल के रखा करें। अच्छा, वो एंटीनेटल में क्या होता है, सबसे पहले तो फर्स्ट 3 मंथ्स पे तो हम ये देखते हैं कि टॉपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है कहीं, यूट्रस से बाहर जो होती है, यूट्रस के बाहर, वो तो बहुत डेंजरस है। अगर वो टाइमली पता नहीं लगी, मैंने बहुत खवातीन को मरते हुए देखा है लिटरली, यानी ये बीमारी है ये जिससे 100% आप बचा सकते हैं। हाँ, नहीं मरता, कोई नहीं मरता, 100% हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं उस डेथ को। एक टॉपिक तो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड पे आ जाती है। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड पे आपको इंट्रायूट्राइन नहीं है तो बी अवेयर ऑफ ए टॉपिक, हमने लिख देना अल्ट्रासाउंड पे, पेशेंट को बता देना आपको सीवियर पेन हो, आपने जल्दी आना है। सीवियर पेन पर खवातीन मर जाती हैं अगर लोड नहीं टाइमली पहुंची, वो कहीं दूर दराज थी और उनकी कोई बड़ी खून की नाली खुल गई है ना, जिधर वो बच्चा फिर प्रेगनेंसी आउट ऑफ द यूट्रस जो होती है वो अगर हो गई, आपके ब्रॉड लिगामेंट मोटी मोटी खून की नालियां होती हैं, वो उनमें से अगर कोई रप्चर हो गया तो अल्लाह का शुक्र है, अब अल्लाह ने प्रोटेक्टिव निजाम भी रखा हुआ है, आगे क्लॉट आ जाता है, बच भी जाती है खवातीन। लेकिन यह है कि इमरजेंसी तो फिर वो बन के आती हैं, वो आधी रात को हमारे पास आई है, जल्दी ब्लड अरेंज करो। असूली तौर पर एक भी खातून को एक टॉपिक प्रेगनेंसी में मरना नहीं चाहिए, कोई औरत नहीं मरनी चाहिए। अच्छा, एंटीनेटल में ये सबसे पहले पता लग गया। दूसरे नंबर पे अरे दाई को कैसे पता चलेगा? दाई को तो नहीं पता लगेगा वो तो अल्ट्रासाउंड भी नहीं कर रही। फिर आप नॉर्मेलिटी स्कैन की तरफ जाएंगे तो नॉर्मेलिटी स्कैन में बेबी की सब चीजें ठीक है, उसके ऑर्गन्स ठीक बन रहे हैं,
वो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अगर बेबी अब नॉर्मल है तो 16 वीक्स 20 वीक्स तक हमें पता लग जाता है, तो उसको अबॉर्ट कर दीजिए अगर वो नहीं वायबल बच्चा। एग्जैक्टली तो बजाय आप एक मासूर बच्चे पूरे 9 महीने आप उसको पूरा एग्जैक्टली करें। अच्छा, फिर हमें बच्चे का लाइकर पता लग रहा है, बच्चे का प्लेसेंटा किधर है, बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही है, वो डेट से मैच कर रही है या नहीं कर रही, स्मॉल फॉर डेट्स बेबी तो नहीं हो रहा, लार्ज फॉर डेट्स बेबी तो नहीं हो रहा। अच्छा, फिर मीनवाइल 2 से 3 बार हम उनके रेगुलर चेकअप करवाते हैं, ब्लड के एंड यूरिन के टेस्ट, ठीक है। उसमें हमें उसकी बहुत सारी चीजें पता लगती हैं कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, आरएच नेगेटिव तो नहीं है। आरएच नेगेटिव का फिर आपको पता है कि और एक मैनेजमेंट होती है कि ड्यूरिंग डिलीवरी हम उसके बेबी का ग्रुप चेक करते हैं, तो फिर अगर वो पॉजिटिव है तो मदर को एक इंजेक्शन लगना होता है ताकि उसकी अगली प्रेगनेंसी जो है वो सेफ रहे। तो ये चीजें आपको एंटीनेटल में पता लगेगी ना। अच्छा, फिर इसके बाद उसको खून की कितनी कमी है, उसके यूरिन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, उसके लिवर फंक्शन कैसे हैं, उसके बाकी सारे टेस्ट किस तरह से है। अच्छा, फिर सबसे इंपॉर्टेंट वो हाइपरटेंसिव तो नहीं हो रही, वो डायबिटिक तो नहीं हो रही। अच्छा, हाइपरटेंशन अगेन लाइफ थ्रेटनिंग, हमारी औरतें उससे मर जाती हैं। PIH उसको बोलते हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, उससे औरत को फिट पड़ा है, दौरा पड़ा है और उसकी खुदा न खास्ता डेथ हो गई है। अच्छा, उससे बेबी डिसमेच्योर हो रहा होता है, बेबी को भी नुकसान हो रहा है, मां को भी, लेकिन उनको पता ही नहीं है। क्या बाजी क्या करूं, मरीज सुझदा वेंदा है सिराकी में ना। मेरे पास आई है तो इतना ज्यादा उसको एडीमा है और हाइपरटेंशन उसका आसमानों पे पहुंचा हुआ है, और अब इस वक्त हम तुम्हारा क्या करें, हेल्प सिंड्रोम की तरफ जा रही हैं, ब्लीडिंग टेंडेंसी उनकी बढ़ गई है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड है। तो आप देखिए कि एक एंटीनेटल जो आप यानी अस्ट्रेचियन टाइम सेव्स नाइफ, एग्जैक्टली वक्त में लगाया हुआ एक टांका आपके अगले 9 टांकों से आपको बचाता है। तो अच्छा बाजी कोई मसला नहीं था, हम नहीं आए, तो बहन आपने तभी आना है जब आपको मसला ना हो। जब मसला भी आप ऐसा लेकर आएंगे कि जिसका कोई इलाज भी मुश्किल है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। मैं जितने भी लोग घरों में इसको सुन रहे हैं, आपको अपनी बहन, अपनी बीवी, अपनी बेटी, अपनी बहन से, बेटी से मोहब्बत है ना अगर, तो आप उसको, आपको पता लग गया वो प्रेग्नेंट है, आप उसके एंटीनेटल चेकअप के लिए ना एक दूसरे को याद दिलाएं। हस्बैंड सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो हस्बैंड की है, सास की है, लेकिन उसके अलावा भी जो और दोस्त अहबाब है वो पूछें अब बच्ची प्रेग्नेंट है माशाल्लाह, तो ये अपना एंटीनेटल चेकअप करवा रही है, अगर नहीं करवा रही तो प्लीज करवाएं, ये बहुत जरूरी है। तो हमें बहुत सारी चीजें ना उसी से पता लगती है। अच्छा, फिर जब आपने पेशेंट को अच्छी तरह से फिट किया रखा हुआ है ना उसको, तो बाद में डिलीवरी भी नॉर्मल का चांस बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली अब जो फिट बंदा नहीं है, जो मसाइल के साथ हमारे पास आ गया है, उसका रिस्क भी बढ़ जाएगा सी सेक्शन में। अच्छा, फिर सिजेरियन भी रिस्की हो जाएगा। Exactly. अगर वो APH में ब्लीड करती हुई आ गई है, अगर वो हाइपरटेंशन में बहुत ज्यादा फिट्स के साथ आ गई है, तो आप बताएं वो तो हाई रिस्क सिजेरियन होगा। फिर तो सिजेरियन का रिस्क भी बढ़ जाएगा। तो लो रिस्क सिजेरियन और हाई रिस्क सिजेरियन, ये भी एक समझने की बात है कि सिजेरियन अगर होना है तो वो लो रिस्क पर हो, ना कि हाई रिस्क पर जाए। और डॉक्टर से तो बहुत डराती है ना फिर दाइयां भी उनको कि आप जाओगी तो डॉक्टर ऑपरेशन कर देगी। तो बिलीव यू मी, डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करते। डॉक्टर सिर्फ तब ऑपरेशन करते हैं जब जरूरत हो, और तब वो एक ब्लेसिंग है, उसका कोई नुकसान इस तरह का नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे अगर ख़वातीन की, वैसे तो मिनहासुल कौम ही काफ़ी मेल न्यूट्रिशन हमारे यहाँ पर है, और कई दफ़ा पहले तो होता था कि सिर्फ गरीब लोगों में मेल न्यूट्रिशन होती थी। अब जो चॉइसेस हो गई हैं लोगों के खाने पीने की, अब देखने में आ रहा है कि एनीमिया आपको अमीर क्लास के अंदर भी बहुत कॉमन मिलेगा, और ज़्यादातर ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हो रही होती हैं उनमें आयरन की कमी की वजह से एनीमिया भी मौजूद होता है। और विटामिन डी की अगर मैं बात करूं तो वो तो मैंने एक स्टडी पढ़ी थी एशिया की, 70% पाकिस्तानी डेफिशिएंट है विटामिन डी में। अब ये दोनों चीज़ें अगर एंटीनेटल विजिट के दौरान, ज़ाहिर बात है दाई जो है वो कुछ सप्लीमेंट्स तो शुरू नहीं करवाती, इसकी क्या अहमियत है जो कि आगे चल के फिर लिंक कर सकती है कि आगे से रिस्क बढ़ जाएगा और फिर सी सेक्शन करना पड़ जाएगा अगर मदर एनीमिया और विटामिन डी कैल्शियम की कमी का शिकार है? ऐसा ही है, क्योंकि ये जो मेल न्यूट्रिशन है इसका एक और भी तो फैक्टर है ना कि पैसा भी है, तो आपने फास्ट फूड की तरफ आप चले गए, वही ना, चॉइसेस हमारी ऐसी हो गई, डाइट नहीं ले रहे। तो एक्चुअली जब आप एंटीनेटल पे आ रहे होते हो तो आप हेल्दी डाइट भी डॉक्टर आपको बता रहे होते हैं। हर चीज 5-10 मिनट भी मरीज के साथ लगाए ना तो उसमें हम बड़ी चीजें उसको बता देते हैं कि ये आपने करना है, आपने इस तरह से अपनी और एक्टिविटी भी रखनी है, ये नहीं कि आपने लेटे ही रहना है। तो जो लोग एक्टिव रहते हैं उनकी डिलीवरी ज्यादा आसानी से हो जाती है। तो जितना रेस्ट किसी को चाहिए, कोई टेलर्ड है डिसीजन किसी के लिए तो अलग बात है, अदरवाइज हम कहते हैं कि आप नॉर्मल अपना रूटीन वर्क भी करते रहे, और साथ में ये जो डाइट का ख्याल और उसके साथ सप्लीमेंट्स। आपको पता है सप्लीमेंट्स, अब DH एक सप्लीमेंट एक ऐसा है जो कि अब बहुत ज्यादा दिया जा रहा है पूरी दुनिया में, और उससे बेबी की ब्रेन की ग्रोथ के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और फॉलिक एसिड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलिक एसिड शुरू के दिनों में, और उसके साथ फिर आयरन तो वैसी कमी है मरीजों हमारे, और WHO ने पता है हमारे लिए रिकमेंड किया हुआ है, हम 3rd वर्ड के लिए, कि हर प्रेग्नेंट लेडी को जो है ना
जो अनीमिक भी है तो उसको आप डीवर्म करें, कि उनके पेट के अंदर वर्म्स है सबके अंदर ना, हमारा एनवायरमेंट ही ऐसा है, अनहेल्दी एनवायरमेंट में, तो वो डीवर्म करें आप उनको, उनकी एचबी इंप्रूव करें। और अब शुक्र अल्लाह का हमारे पास इंजेक्टेबल्स भी आ गए हैं, तो अगर हमें लगता है कि मरीज का कंप्लायंस नहीं है, पेशेंट दवाई भी नहीं खा रहे होते ना, तो अगर वो नहीं खा रहा तो हमने उसको इंजेक्टेबल लगा दिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब अनीमिया जो है वो जो लोग रेगुलर चेकअप्स करवा रहे हैं उनके अंदर अब अनीमिया का बहुत कम इंसिडेंस है और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, जो लोग रेगुलर एंटीनेटल करवाते हैं उनकी नॉर्मल डिलीवरी का चांस बढ़ जाता है, सिजेरियन का चांस कम होता है, और कॉम्प्लिकेशंस का भी, और एक हेल्दी बेबी का भी आने का, और बाद में बच्चे को दूध अच्छा मिले, बच्चे को स्टंटेड ग्रोथ ना हो, ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि सप्लीमेंट्स है और रेगुलर चेकअप। डिलीवरी के बाद भी तो एक लाइफ है ना बच्चे की, उसके ऊपर भी असर पड़ रहा है। और एक इंपॉर्टेंट बात ना मैं भूल ना जाऊं, वो ये कि पेशेंट को, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको स्ट्रेस नहीं देना, उसको स्ट्रेस फ्री रखे। मैं कहती हूँ घरों में ना आपके कुछ मसाइल हैं भी सही ना, तो उस प्रेग्नेंट वक्ती तौर पर हाँ उस पीरियड के लिए ना उसको, और उसको इतना खुश रखे, क्योंकि जो माँ खुश रहती है उसके अंदर इस तरह के हार्मोन्स बनते हैं जो कि बेबी की ग्रोथ के लिए, बेबी की मूड स्टेबिलिटी के लिए, लॉन्ग टर्म बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और उसकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम ये समझते हैं कि जो माँ के पेट के अंदर बेबी है वो तो कुछ भी नहीं सुन रहा, कुछ नहीं देख रहा, वो सब सुन रहा है, वो सब देख रहा है, सब हार्मोन माँ के जितने भी उसको पहुंच रहे हैं। तो इसलिए माँ को खुश रखें। और अगर मैं तो सासों से कहती हूँ कि आपका पोता पोती आ रहा है ना, चले ये तो पराई बेटी है ना तो अपने पोते पोती का ख्याल रख लीजिए। Exactly. तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट के सिर्फ उसकी खुराक का या दवाई का ख्याल रख लो, नो, उसकी जो मेंटल हेल्थ है उसका भी और उसके आराम का भी, यानी बेशक वो काम भी करे लेकिन उसमें कुछ टाइम उसको अच्छा आराम का भी मिल रहा हो। अच्छा चलें, ये तो बात होगी डॉक्टर साहबा कि उनको वो काम करना चाहिए। कुछ ऐसी भी फैमिलीज हैं जो बहुत ओवर प्रोटेक्टिव होती हैं और वो कहती हैं अब प्रेगनेंसी हो गई, अब आपने चाय भी नहीं बनानी, उनके मतलब क्या कहेंगी? हाँ देखिए, जब आप किसी चीज को ओवर पैम्पर्ड कर देते हो ना, तो जनी वो प्रोटोकॉलाइटिस हम बोलते हैं उसको, आपने किसी को इतना ज्यादा प्रोटोकॉल दे दिया, अब वो चीज अब नॉर्मल की तरफ चली जाती है। अब प्रेगनेंसी को ले एक नॉर्मल कंडीशन, एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, बेशक वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं होती बच्ची उस टाइम, लेकिन वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना में है, उसको बिल्कुल नॉर्मली डील करें। दूसरे मैमल्स की तरह उनमें भी तो प्रेगनेंसीज होती है ना, तो क्या उनको कोई फॉर्मल रेस्ट दिया रहता है? वो अपनी नॉर्मल जंगल में जिंदगी जानवर गुजार रहे होते हैं, तो और उधर कोई गायनेकोलॉजिस्ट भी नहीं होती जो उनके सी सेक्शन करे। हमें ये होता है कि आप उनको नॉर्मल डिलीवरी की तरफ उनको लेकर नॉर्मल एक्टिविटी जारी रखें, नॉर्मल एक्टिविटी की तरफ। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे मुल्क में एक और बड़ा मसला जिससे आपको बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ता होगा, वो एक कम उम्र की शादी और फिर कम उम्र की प्रेगनेंसी। वैसे तो हमारे कानून के मुताबिक टीनेज मैरिज जो है वो बैंड है, लेकिन गांव देहातों में अभी भी 13-14 साल 12 साल की उम्र में हो जाता है इस तरह। तो आपके नोटिस में भी इस तरह के केसेस आते होंगे। तो इसका कितना ताल्लुक है नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन के लिए, कि अगर बच्ची की उम्र ही इतनी कम है कि वो मैच्योर ही नहीं है फिजिकली और मेंटली, इसमें भी आगे चल के रिस्क बन सकता है? बिल्कुल, सीज़ेरियन रिस्क बढ़ जाता है जब मदर की एज कम हो, स्पेशली 15 से नीचे अगर हो। अगर 15 के ऊपर है तो यूजली वो नॉर्मल डिलीवर हो जाती हैं बच्चे, या फिर उनकी फिजिकली इतनी वो मैच्योर हो चुकी होती है। तो अर्ली मैरिजेस जाहिर है हम भी कंडेम करते हैं, लेकिन अगर हो गई है तो फिर हम ये कहते हैं कि आप कुछ अर्से के लिए उसको कॉन्ट्रासेप्शंस दें। अगर किसी की कोई फैमिली में इस तरह की मजबूरियां हैं, शादी करनी पड़ गई है, तो कॉन्ट्रासेप्शन दें ताकि उसकी प्रेगनेंसी जब उसकी एज 17 ईयर्स तक जाके हो, क्योंकि 18 में जाके हम कहते हैं कि वो प्रेग्नेंट हो और 18 के बाद वो उसकी डिलीवरी हो, तो वो नॉर्मल डिलीवरी का चांस वहां बढ़ जाता है। और फिर इसी तरह से अगर एज बहुत बढ़ गई है खातून की, तो उसमें भी फिर सिजेरियन का चांस बढ़ जाता है कि 40 ईयर प्लस पे या 38 प्लस के ऊपर। जी, आमतौर पर मेरे ख्याल जो वर्किंग वीमेन है उनके अंदर शायद ये प्रॉब्लम आपको देखने में आता होगा। हाँ, कि जो कैरियर ओरिएंटेड खवातीन है, जो पढ़ती लिखती हैं बहुत ज़्यादा और वो फिर आगे कैरियर में चली जाती हैं, उनमें शायद ये थोड़ा से मसले मसाइल ये भी आ जाते होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं कि किसी खातून के अल्ट्रासाउंड किया और ट्विन्स हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसीज में भी रिस्क बढ़ सकता है इसमें? मल्टीपल प्रेगनेंसीज में रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन अगर पहले उसकी नॉर्मल डिलीवरीज हैं तो ज्यादा चांस है, 90% चांस है कि वो नॉर्मल डिलीवर हो जाएगी ट्विन्स के बावजूद भी जुड़वा बच्चे। हाँ, लेकिन बात दफा ये होता है कि ट्विन्स की पोजीशन ठीक नहीं है, उस अपनी किसी पोजीशन की वजह से उनका सिजेरियन हो तो हो, अदरवाइज नॉर्मल, मतलब मेरे अपने यूनिट में भी मैंने देखा है कि ट्विन्स का अगर प्रीवियस नॉर्मल डिलीवरीज हैं तो 90% जो है वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाते हैं, बट अगर प्रीवियस सिजेरियन है तो फिर तो जाहिर बात है फिर रिस्क थोड़ा और बढ़, लेकिन उसका भी नॉर्मल हो जाता है अगर हम चाहें तो। मेरा अगला सवाल मैं आपसे ये करने वाला था कि खातून का फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई और डिलीवरी जो है बजरिया सी सेक्शन हुई, तो आइंदा क्या उसकी जितनी भी हमल होंगे
वो बजरिया सी सेक्शन ही होंगे या नॉर्मल भी हो सकते हैं? अच्छा, डिपेंड करता है। एक तो 2 साल का गैप होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट, उससे पहले, क्योंकि वो जो स्कार है ना उसकी कंप्लीट स्ट्रेंथ आने में हीलिंग और स्ट्रेंथ हाँ के 2 लिए। इयर्स उसको लगेंगे। तो 2 ईयर से पहले तो वो कंसीव बेहतर है कि ना करें। वैसे भी स्पेसिंग होनी चाहिए, बच्चे को आप 2 साल दूध देखिए पिलाएं, हमारे कुरान के अंदर भी आप मौजूद है स्पेसिंग करें। और कितनी हिकमत है उसके अंदर, हाँ, आप देखिए और वो माँ की हेल्थ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट था कि उसमें और फैमिली बच्चे को 2 प्लानिंग साल दूध स्पेसिंग भी पिलाना। आ गई, हाँ बच्चे की फिजिकल हाँ, जो है वो इमोशनल, भी, बच्चे के जो और इमोशनल सपोर्ट है बॉन्डिंग कि है। वो माँ का फीड ले रहा है एग्जैक्टली 2 साल के लिए, तो वो अगर ये आपने गैप रख लिया है और कोई एब्सोल्यूट रीजन नहीं थी, कोई पेल्विस का मसला नहीं था, तो अगली बारी बिल्कुल वो नॉर्मल की कैंडिडेट है। और मैंने तो बहुत सारी नॉर्मल डिलीवरीज की हैं। अभी पिछले दिन हमारी एक डॉक्टर साहब थी, सर्जन थी, वो पहले उनकी सिजेरियन सेक्शन था, अभी मैंने कोई हफ्ता पहले उनकी वजाइनल डिलीवरी की है और शी वाज विलिंग कि मैं नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल लूंगी। अब डिपेंड करता है ना, वो खुद भी विलिंग हो और फिर डॉक्टर भी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कर रहा हो, तो बस हमने स्कार टेंडर देखना होता है, वो तो नहीं है, तो 2-3 चीजें देख के तो हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दे देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू आपने ऑलरेडी की और मैं चाहूँगा कि आज का जो मौजू है कि सी सेक्शन की ज़रूरत, उसके ऊपर हमारी जो बहनें जो ख़वातीन प्रोग्राम देख रही हैं और इस स्टेज से गुजर रही हैं, तो उनको टेक होम मैसेज ऑन सी सेक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एंटीनेटल केयर, वो प्लीज़ आप क्या देना चाहेंगे प्लीज़? अच्छा, एंटीनेटल केयर पे तो मतलब मैं अगर 100 बार भी कहूँ ना एंटीनेटल तो वो कम है, उसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और आपको एंटीनेटल में ही पता लग जाता है यूजुअली कि आप नॉर्मल की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे। यूजुअली 100% तो मैं नहीं कह रही, लेकिन यूजुअली उधर चला जाता है। फिर आप एक फिट बच्चा, एक बेहतरीन हेल्दी बच्चे को आप अपने वूम में लिए होती हैं, और माँ की कितनी बड़ी ख्वाहिश होती है कि जो बच्चा दुनिया में आए वो खूबसूरत भी हो, वो मेंटली भी एक्टिव हो। तो आप देखें जो और माँ नॉर्मल भी हो जी। जो हाँ माँ जी। एंटीनेटल अच्छे नहीं करवा रही होती या वो किसी स्ट्रेस में होती हैं, तो वो एक डफर बच्चा पैदा हो जाए जो फिर दुनिया में भी सर्वाइव ना कर सके, हर वक्त पढ़ाई में ना चल रहा हो। लोग कहते हैं ना कि कोई बच्चा देखे आप जो अच्छा पढ़ाई में नहीं है, तो लोग उसको मारे पड़ी होती है बेचारे को। वो बच्चा बेचारा माँ के पेट से ही ऐसा आया था, तो उस वहां की उसके साथ ज्यादती हो गई थी। तो एंटीनेटल के लिए प्लीज, मैं ना फॉर गॉड सेक, मतलब मैं फॉर गॉड सेक का वर्ड यूज कर रही हूं कि जो प्रेग्नेंट लेडीज है, प्लीज अगर आपको उनसे मोहब्बत है, उनके इर्द गिर्द रहने वालों को, अब अगर वो खुद नहीं आना चाहती, अच्छा लोग मुझे कहते हैं खुद नहीं आती, हमने बहू को कहा था नहीं आती, बट आप उसको जबरदस्ती ले आइए प्लीज। एग्जैक्टली। आप उसको कहें नहीं तुमने चलना है, ठीक है, उसको लेकर आए, उसका एंटीनेटल चेकअप करवाएं। दूसरा ये कि आप अपने जिस डॉक्टर से आपने डिलीवरी करवानी है ना, आप अपना प्लान बनाएं, आपने किधर से करवानी है। आप अगर पुअर है, आपने सरकारी अस्पताल से करें, ओके, आप सरकारी अस्पताल से अपना रेगुलर चेकअप करवाएं। अगर कहीं भी सही से भी आपने करवानी है, बेहतर ये है जिस डॉक्टर से आपने डिलीवरी प्लान किया आप उसी को ही दिखाएं, वो उसका बहुत फायदा है, ठीक है। ये एक बड़ा मैसेज है मेरा। और फिर जब डिलीवरी का टाइम आता है, ताकि उसका पूरा रिकॉर्ड आप लेकर जाएं साथ। और डॉक्टर आपको पहले से भी बता चुका होगा कि सिजेरियन के चांसेस हैं या नहीं है। अच्छा, फिर जब मेरा तो ये होता है कि जब पेशेंट मेरे पास आ गई है ना, मैंने उसको फुल इवेल्युएट कर लिया, वो लेबर में भी है, तो मैं इसको बताती हूँ कि आपके इतने % नॉर्मल के चांस है, इतने % ऑपरेशन के हैं। से 90% नॉर्मल है, 10% ऑपरेशन भी हो सकता है, से 50% चांस है, 50% चांस है। अब पेशेंट की अपनी मर्जी है, वो 50-50 वाला चांस लेता है या नहीं लेता। तो मैं ना एक एक चीज उनको खोल खोल कर बताती हूँ। लेकिन कभी ये होता है कि हर चीज नॉर्मल हो रही है, हम पहला बच्चा भी नॉर्मल हुआ है, अब दूसरा बच्चा हमने कहा पोजीशन नॉर्मल है, हर चीज ठीक है, लेकिन वो प्रोग्रेस नहीं हो रही। वो इसलिए कि बच्चे ने पैदाइश के दौरान उसे अपना सर इस तरह से रखना था, इसकी वजह उसने ऐसे रख दिया, उसने अपने सर को रोटेट नहीं किया। तो ये एक पूरा मैकेनिकल फिनोमेना है लेबर। उस मैकेनिकल और ये फिनोमेना में उसी वक्त ही आपको पता चलेगा, उससे पहले तो आप वो तो ड्यूरिंग लेबर ही पता लगा ना कि Exactly. बेबी ने सर को रोटेट ही नहीं किया, और वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, प्रोलॉन्ग हो गया, या फिटल डिस्ट्रेस हो गया। फिटल डिस्ट्रेस, बच्चे ने मेकोनियम पास कर दिया है, पता लग जाता है हमें ग्रीनिश सा डिस्चार्ज आ रहा है, वो भी बहुत डेंजरस है, फिर बच्चे के सांस की नाली में चला जाता है। तो फिर एक सी सेक्शन अगर आपका डॉक्टर प्लान करता है, तो फिर आप उसको बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें, उसको ना रोकें, और पहले से हम तैयार होते हैं। हम ये कहते हैं कि वी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड डू द बेस्ट एंड होप द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट। लेकिन आप बहुत बुरे के लिए भी तैयार हैं। जब हम लेबर में एक पेशेंट होता है, हम हर चीज के लिए तैयार हो। और इफ यू आर नॉट ओवर प्रिपेयर्ड, यू आर अंडर प्रिपेयर्ड। घर वाले भी ओवर प्रिपेयर्ड हो, और आपका जो क्लिनिशियन है, जो डॉक्टर है आपका, जो आपको अटेंड कर रहा है, वो भी ओवर प्रिपेयर्ड हो। फिर हम हेल्दी बच्चे ला सकते हैं दुनिया में, और माओं को भी हिफाजत कर सकते हैं, और बच्चों की भी। तो क्योंकि यहाँ पे ना एक सेकेंड और मिनट काउंट कर रहा होता है, बहुत दफा टाइम इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो जी आधी रात का टाइम है, हम ब्लड कहां से लाएं, तो वो हर चीज पहले से अरेंज होनी चाहिए। आधी रात को भी हो सकता है, पेशेंट लेबर में है, आधी रात को कोई उसको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है,
तो फिर हम आधी रात तो नहीं देखते, बच्चा बच्चा नहीं देख रहा, वो अगर डिस्ट्रेस में है वो थोड़ी सुबह तक इंतजार करेगा। तो ये टेक होम मैसेज ये है कि आप एंटीनेटल चेकअप्स करवाएं, खुश रहें, खवातीन को बहुत रिलैक्स रखें। ये नॉर्मल फिनोमेना है, नॉर्मल डिलीवरी एक फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है, इसको बहुत नॉर्मल बना के उनको ना पेश करें और रेगुलर चेकअप्स करवाएं और कोशिश करें कि डॉक्टर किसी अच्छे ऑथेंटिक डॉक्टर से अपनी डिलीवरी करवाएं। अच्छा, अगर आपने डिलीवरी कहीं और करवा भी ली है ना, जो ऑथेंटिक जगह नहीं थी, किसी एलएचई से या दाई से, और फिर आप पीपीएच में चले गए, तो फिर आप टाइम ना ज़ाया करें, फिर आप जल्दी कहीं पहुंचे। बाद में भी तो होता है ना कि लाइफ वेस्ट हो रही होती है, तो आप जल्दी कहीं पहुंचे और फिर जो आपका डॉक्टर, आप डॉक्टर पे भरोसा करें, वो आपके लिए जो प्लान कर रहा है ना, आप उनको कहें डॉक्टर साहब ठीक है, हम आपके साथ हैं, आप हमारा साथ दें, हम आपके साथ हैं। तो इंशाल्लाह हम बहुत अच्छे हेल्दी बच्चे दुनिया में आएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान की एक तवाना पाकिस्तान हम बना जी सकेंगे बिल्कुल जी, तवाना इस तरह पाकिस्तान से इसी तरह ही इंशाल्लाह। बनेगा। आखिर में नाज़रीन, मैं डॉक्टर शाहिना नजीब खोसा का तहे दिल से मशकूर हूँ कि इस अहम मौजू के ऊपर उन्होंने इतनी दिलचस्प मालूमात इतने पैशन के साथ आपके साथ शेयर की, और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की प्रोग्राम की एपिसोड पसंद आई होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।